हाँ, हो रहे होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल हो रहे होंगे। अब थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी बन रही होगी एलिमेंट का क्या गेम है ना, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो सब चीजें आ जाएंगी। आज हम कैविटी के बारे में बात करेंगे कुछ चीजें, और फिर इसके बाद मोशन ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे चलेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा सेंटर ऑफ मास निकालने वाला काम तो आज खत्म हो जाएगा। मोमेंटम, वेलोसिटी, इस तरीके की चीजें और अच्छे कंसेप्चुअल चीजों पे चलेंगे आज। लेकिन अभी फिलहाल बॉडीज विथ कैविटी। लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहां पर है? C1 पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी एज्यूम्ड बॉडी, इसका सेंटर C2। कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास C पे। कोई भी बॉडी दे रखी है, इसकी कैविटी मान लो ये है C2। कंप्लीट बॉडी C है, तो एक ही लाइन पे तीनों पढ़ेंगे। हाँ, क्या हो गया बेटे, इतनी समस्या क्या हो गया? समझिएगा, कैविटी को एक बॉडी मान ले तो उसका सेंटर सेंटर पे दे ही रखा होगा, कैविटी इस तरीके की दे रखी है, उसका सेंटर मालूम होगा। बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास C1 होगा और इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास C होगा। या यूं समझिए कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास और कैविटी जिस लाइन पे होंगे उसी लाइन पे पीछे की तरफ C1 होगा। ये है गिवन बॉडी का सेंटर, ये है कैविटी का सेंटर, और ये है कंप्लीट सेंटर। कंप्लीट, ठीक। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ मास ऑफ बॉडी लिख सकते हैं, यहाँ मास ऑफ कैविटी लिख सकते हैं, यहाँ m टोटल लिख सकते हैं। एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास बताना है तो हम मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द सेंटर और मास ऑफ द टोटल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमको C1C चाहिए, या C1C is equal to mass of cavity upon mass of body into C2C। मास ऑफ कैविटी अपॉन मास ऑफ बॉडी को सिंपली हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कैविटी अपॉन लेंथ ऑफ बॉडी, या एरिया ऑफ कैविटी अपॉन एरिया ऑफ बॉडी, या वॉल्यूम ऑफ कैविटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। कैसे करेंगे, बस यही गेम है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये एरिया वाइज भी डिवाइड होगा, जैसे कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, सीधा पुराना वही टू पार्टिकल सिस्टम वाला सेंटर ऑफ मास का काम करना है। अब इसको लॉजिकली समझने का तरीका क्या है, कोई भी बताए बहुत अच्छी अच्छी बॉडी इसका भी सेंटर ऑफ मास निकलवा लेगा, लोग इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लॉजिक से सेंटर ऑफ कैविटी, सेंटर ऑफ बॉडी वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो फटाफट आंसर निकल जाएगा। बस आपको निकालना क्या है, आपको कैविटी का मास और जो बची हुई बॉडी उसका मास निकालना है, उनके रेशियो को देख लेना, लेंथ वाइज, एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन तो एरिया बाई एरिया, अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और अगर लेंथ वाला है तब लेंथ बाई लेंथ। ठीक है, तो अब मैं जैसे कहूँ एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंप्लीट डिस्क में से, ये डिस्क, इसमें से एक डिस्क निकाल दी गई, कहता है बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा।
लॉजिकल है। C2 सेंटर ऑफ कैविटी हो गया, कंप्लीट बॉडी का सेंटर से ही पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ जो गिवन डिस्क दे रखी है उसका C1 हो गया। अगर ये बॉडी पूरी कंप्लीट होती तो उसका सेंटर C पे आता है, कैविटी का सेंटर उसके सेंटर पे आ रहा है, तो बाकी बची हुई बॉडी का सेंटर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे पीछे की तरफ होगा। अब मैं मास ऑफ कैविटी और मास ऑफ दिस लिख दूं, तो C1C by C2C is equal to mass of cavity upon mass of body, या मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ कैविटी अपॉन एरिया ऑफ बॉडी। बस यही गेम था, C1C की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1C अपॉन C2C की वैल्यू कितनी है, ये R/2 हो गई। R/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैविटी, कितना एरिया है, पाई R/2 का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ बॉडी कितना है, पाई R स्क्वायर माइनस R/2 का स्क्वायर। तो C1C बाई R/2 1/4 और 3/4, तो ये 1/3 हो गया। C1C इज इक्वल टू आ गया R/6। सीधा फॉर्मूला है, दिमाग से चलना है, कुछ नहीं करना है प्रोसीजर पे। कोई रट के काम करेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। आपका मुद्दा केवल एक है, आपको कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेकआउट करना है। जब कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकल जाए तब उसके बेस पे आपको निकालना है क्या, बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास। वो सेंटर और कैविटी को मिलाने वाली लाइन के पीछे कहीं होगा सेंटर। ठीक है, देखते हैं, एक आध दो प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कुछ समझ में आया क्या चीज करनी है, फिगर बनाना है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस मास अपॉन दिस मास, और मास किस रेशियो में होगा, लेंथ के रेशियो में, एरिया के रेशियो में, या वॉल्यूम के रेशियो में होगा। क्लियर हो गई ये बात। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो निकाल लेंगे। यस सर। MB क्या है, जो हमारी बॉडी है, और कैविटी मतलब एज्यूम्ड कैविटी का मास, और कंप्लीट का मतलब कैविटी प्लस बॉडी को मिला दिया जाए तो पूरी बॉडी डिस्क बन जाएगा। देखो समझना, कैविटी कौन है, कैविटी ये डिस्क, तो कटी हुई डिस्क है, ये कैविटी है। इसका सेंटर ऑफ मास C2 पे आया, मास निकालना चाहो तो एरिया वाइज निकाल सकते हो। पूरी की पूरी बॉडी, अगर इसमें कैविटी में मास भर दिया जाए तो पूरा सेंटर कहाँ आना चाहिए, C पे आना चाहिए। इसका मतलब बची हुई जो मेरी बॉडी है उसका सेंटर कहाँ होगा, C2 और C को मिलाने वाली लाइन पे पीछे की तरफ होगा। ठीक, तो पहले तो कॉमन सेंस सीख लेना है कि सेंटर कहाँ होगा बॉडी का, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा देना। जैसे एग्जांपल देखो, एक प्लेट ले रखी है, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा, बताने के कई तरीके हैं। मान लो ये A है, ये A/2 है, ये भी A/2 है, और ये भी A/2। क्या हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, हमारे पास कई तरीके हैं। हमको 3 पार्टिकल मान सकते हैं, M, M और M का, तब निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको कैविटी भी मान सकते हैं, हम इसको कैविटी वाला कंसेप्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये लाइन मिलाई, यहाँ कंप्लीट सेंटर ऑफ मास आ रहा है, यहाँ C2 आ रहा है, तो यहाँ कहीं C1 आएगा। मास वाइज बात की जाए, C1C by C2C is equal to mass of cavity upon mass of body। लॉजिकली दिख ही रहा है, ये अगर मास 1 है तो ये 3, तो C1C is equal to, दिख रहा है ना बच्चों, थोड़ा लाइट चली गई है, तो Yes, इज इक्वल sir. टू 1/3 इंटू C2C। C2C की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये √2a है, उसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 √2, a/2 √2, 1/4 कर दिया गया, तो आंसर हो गया a/6 √2। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस दिमाग लगाना है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो मैंने 1/3 क्यों कर दिया, मैंने डायरेक्ट कह दिया इसका एरिया अगर A होगा तो इस वाली बची हुई बॉडी का एरिया कितना होगा, 3A, या इसका मास अगर M होगा तो इसका मास कितना होगा, 3M। लॉजिकली बस सोचना है आपको, मास ऑफ द कैविटी एंड मास ऑफ द बॉडी का रेशियो चाहिए, C1C अपॉन C2C। चलो देखते हैं आपकी बार कौन आंसर निकालता है। एक बार 2 आंसर अगर अपने आप निकाल लिए फिर कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कैसे निकालना है। अब मैं सॉलिड स्फीयर दे रहा हूँ, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी कैविटी निकाल ली गई,
C2, इसकी रेडियस r/4 दे रखी है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये कैविटी है कि नहीं बात? अब निकाल के बताओ मेरे को सेंटर कहाँ आ रहा है। सबको दिख रहा है ना वीडियो? वीडियो सबको क्लियर है ना बच्चों? यस सर, क्लियर है। बस फिर ठीक है। हे प्रभु, निकालो इसका सेंटर ऑफ मास। लॉजिकल है, पूरी कंप्लीट बॉडी का सेंटर यहाँ आ रहा है, तो जो बची हुई बॉडी उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसके बीच। बस अब अपना ये दूरी निकालनी है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालिए। सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना। मास ऑफ कैविटी अपॉन मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ कैविटी वॉल्यूम 4/3 पाई r/4 का होल क्यूब हो जाएगा। बची हुई बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा? बची हुई बॉडी का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r/4 का होल क्यूब। इतना वॉल्यूम बची हुई बॉडी का है। कैविटी का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब r/4 क्यूब, सॉरी। पुट कीजिए, आंसर निकालिए। बस एक फॉर्मूला लगाना है, C1c अपॉन C2c इज इक्वल टू mass of cavity upon mass of body. Mass of cavity upon mass of body is also represented as length of cavity upon length of body, area of cavity upon area of body, या volume of cavity upon volume of body. यहाँ volume का distribution है, इसलिए volume of cavity upon volume of body से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है? C1c। दलिशा का आंसर आ रहा है r/84। चलो देखते हैं, और बताओ भाई। 84 ये कैसे आ रहा है? चलो हो रहा होगा। C1c upon C2c is equal to mass of cavity upon mass of body. r/84 भी क्षितिज का आ रहा है, चलो देख लेते हैं। मास ऑफ कैविटी 1/4 का होल क्यूब अपॉन 1 क्यूब माइनस 1/4 का होल क्यूब। तो C1c by C2c is equal to 4 चौक 16 चौको 64 63 1/63। 4 चौक 16 चौक 1/63। तो C1c is equal to 1/63 इंटू C2c की वैल्यू है 3r/4। किस बिल्कुल ठीक आंसर है r/84। ये दूरी r/84 है। अब जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा हो उस लैंग्वेज में आंसर दे देना चाहिए। वेरी गुड, सब लोगों को आ भी गया समझ में, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। समझदार बच्चे, बस जो जो बताया जाए उसके हिसाब से चलते रहे, कुछ कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कौन करता है इसको। एग्जाम्पल, डिस्क है, डिस्क, ये हिस्सा कट करके निकाल दिया। Excuse me, sir. बेटे पेज ऊपर कर कर रहा हूँ बेटे। इसका बताना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कैविटी के मेथड से ही करना है, वैसे नहीं निकालना है। वैसे तुमको तरीका पता है ना कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास? फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है एंगल का। एंगल 3π/2 है। कितना एंगल है? इसका सेंटर ऑफ मास कहीं सेंटर से निकल के आता है ना, दूरी देख लेते हैं। बस वैल्यू पुट करके इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। लेकिन इसके लिए मैं लॉजिक सिखाऊंगा, कौन सा? कैविटी वाला। इसकी कैविटी C2, कंप्लीट बॉडी का C और C1। C2 हम पहले ही निकाल चुके हैं। कहाँ आता है? क्यों भाई? दिखाया था ना 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ये डिस्क है। चलो मैं देखना चाहता हूँ C1c की वैल्यू सभी लोग बताइए। मास में तो कोई झंझट है नहीं, इसका मास अगर m होगा तो इसका मास 3m। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बताओ भाई कहाँ आ रहा है सेंटर? सही, आपको C1 बताना है। अब बड़ी गर्मी हो रही है भाई, चलो आगे चलें। ये क्या हो गया? जो दिख रहा था वो भी
कहाँ आ रहा है भाई आंसर, मतलब क्या दूरी आ रही है, जल्दी बताइए। लाइट चली गई गुल्लू। फोर रूट टू आर बाई 3 पाई, दलीशा का आंसर आ रहा, देखते हैं। ठीक है, सभी का यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। m/3 है, 1/3 C बराबर 1/3 इंटू 4√2r/3 तो आंसर आ गया 4√2r/9 ये है सेंटर ऑफ कैविटी। डन। C1C becomes 4√2r/9 गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़े। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो मैं मानता हूं कि आप लोग समझदार हैं ही, निकाल लेंगे सब कुछ। तो मेरा क्वेश्चन है बहुत आसान सा, ट्रंकेटेड कोण। चलो सॉलिड ले लिया, ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r, दूरी h, इसका सेंटर ऑफ मास जो निकाल ले गया, समझ लीजिए सब कुछ कर ले। अच्छा, ये कैविटी का क्वेश्चन कैसे बना? बिल्कुल कैविटी का क्वेश्चन बना, इसको कैविटी मान सकते हैं, इस वाले कोन को कैविटी मान लीजिए। कंप्लीट कोन, कैविटी कोन, कोन का सेंटर ऑफ मास, हाइट 3h/4 या 2h/3, एपेक्स से कितनी दूरी पे होता है? सॉलिड अगर ले लिया तो 3h/4 बताया था ना। 3h/4। हाँ, कल बताया था ना, हॉलो के लिए और सॉलिड के लिए। यस हॉलो के सर, लिए h/3 और h/4। पे आता है और इससे 3h/4 पे आता है, एपेक्स से, इसके टॉप से। अब चलो मैं जानना चाहता हूँ कौन इसको सॉल्व कर लेता है। नियम से ही चलना है बस, सेंटर ऑफ कैविटी, सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ कंप्लीट बॉडी, बस इसको दिमाग से। यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ कैविटी, यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ कंप्लीट बॉडी, और यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ बॉडी। बस अब मास वास वाइज वाइज ध्यान रख के C1 निकालना है, दिमाग लगाओ, निकाल के बताओ। अरे वॉल्यूम का ही तो गेम है। ये अगर h है तो बेटा तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये भी h आएगा रेशियो वाइज। ये किसको समझ में आया? h आ गया। यस r सर। के लिए तो 2r के लिए 2h, एंगल वाले से क्लियर हो गया। ये दूरी है, इसको o ले लो, ये दूरी है 3h/4 और ये दूरी है 3h/2। किसी को डाउट? h/16 आ रहा है दलिशा का।
2 दूनी 4 दूनी 8 1/7। हम्म 3h/4 हो गया ना। मेरा तो ये आ रहा है 3h/28। किसी को डाउट है? एक लाइन का क्वेश्चन होता है आदित्य, ठीक है बेटे, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, बट कॉमन सेंस से करें तब। रैंडम कैविटी निकाल ली जाएगी तब निकालना मुश्किल है, लेकिन हाँ रैंडम कैविटी से आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। किसी को डाउट हो इसमें तो मुझसे पूछ सकता है, इसमें डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। क्यों? मास ऑफ कैविटी अपॉन मास ऑफ बॉडी का ही तो गेम है। ये तो समझ में आ ही रहा है, पहले कैविटी कंप्लीट की तो 1/1 आगे बढ़ना चाहिए। ये हाइट अगर h है तो ये भी हाइट 2h होगी। क्यों होगी? एंगल से। ये मैंने कैसे निकाला? अल्फा से। हाँ बिल्कुल ठीक है दलिशा, ये एंगल अल्फा से निकाला। r/x इज इक्वल टू 2r/x प्लस h। r/x इज इक्वल टू 2r/x प्लस h। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू h आ जाएगी, तो ये दूरी h हो जाएगी। ये h तो सेंटर ऑफ मास 3h/4 पे, इसका मास इसका 2h पे है, तो इसका कहाँ हो जाएगा 2h इंटू 3/4, दैट मीन्स 3h/2। तो ये दूरी 3h/2, ये दूरी 3h/4, तो ये दूरी कितनी हो गई 3h/4। अब ये निकालना है मुझे इवन सी मास ऑफ कैविटी अपॉन मास ऑफ बॉडी। कितनी कैविटी है 1/3 पाई r स्क्वायर, h का वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरे केस में 1/3 पाई 2r का स्क्वायर इंटू 2h माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h। गॉट इट? चलिए एक और देता हूँ, देखता हूँ कौन करके दिखाता है इसका सेंटर ऑफ मास एग्जांपल के तौर पे। चलो ट्रंकेटेड कौन ही दे रहा हूँ, थोड़ा बदल के। इसकी हाइट h दे रखी है, इसकी रेडियस r है, ये रेडियस 3r/2 है। निकालो सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम है, बस दिमाग से निकालना है आपको। ये निकालना है पहले तो आपको इसको ट्रंकेटेड कोन की हाइट का ध्यान रखते हुए एक निकाल लीजिए, फिर अब कभी दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग निकालें भाई। तो x मान लो, r/x बराबर 3r/2 अपॉन x प्लस h बराबर 3/2x, तो x/2 बराबर h, x बराबर h, ये 2h। चलिए बताइए मुझे आंसर निकाल के, जो थोड़ा बहुत मैंने करना। अब आप लोग निकाल के बताइए।
आंसर ये प्रभु 6h/19 आ रहा है, देखते हैं। C/C2C ऊपर 2 हो गया, मल्टीप्लाई यार स्क्वायर एच कॉमन ले लिया, 2 ऊपर आ गया 2, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 27/2, 27/2 माइनस 2, 27 में 4 गया 23, 4/2 C2C की वैल्यू। हाँ बेटे सर वो 27/4 होना चाहिए ना। 27/4 आएगा, देखने तो मेरे को। अच्छा हाँ 4 आएगा, ठीक है 27/4 ठीक है। 27/4 8 9 19 8/19 ठीक है। C1 C की दूरी आ गई, ये 3h/2 है, ये 9h/4 है। 9h/4 माइनस 3h/2 तो 9 माइनस 3h/4 बराबर 8/19 इंटू 3h/4, तो ये आ गया 6h/19। ये आ रहा है ना, 6h/19 आ रहा है। यस सर। वही गुणा भाग करना है, टफ लगता है लेकिन टफ है। तो अगर सेंटर ऑफ मास में निकालने की कहानी की बात की जाए तो टफ तो केवल एक ही चीज है, जब वो इंटीग्रेट करके निकलवाता है तब थोड़ी मेहनत करता है। एक तो हम थोड़े से अलग टाइप की देखते हैं, अब हमने सारी सिमेट्रिकल बॉडीज देख ली, थोड़ा सा लॉजिकल भी देखने की जरूरत है। तो कैविटी वाली काम कर लेंगे ना, देख लीजिएगा क्वेश्चन कैविटी के मिलेंगे, उनको सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन में। और देखते हैं, बड़ी गर्मी है यार। हाँ हाइट वाला अंश, पता है क्या दिक्कत क्या है बेटे, हम लोग क्या करते हैं ना, तो जैसे फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि फिजिक्स में आपके फर्स्ट क्लास से लेकर के 11th क्लास तक जितनी भी नॉलेज होती है ना, सब यूज कर लेते हैं वो, रेशियो, प्रोपोर्शनेट, एरिया, दिस दैट। अब देखो कॉमन सेंस वाइज हम समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे करें, तो लॉजिकली जरा समझना कैसे। अब देखो ये बेसिक फिजिक्स नहीं है, ये 11th का पार्ट ही नहीं, ये है बेसिक छोटी क्लास का काम। अब मुझसे कोई पूछ रहा है इस कोण को कंप्लीट करो, तो कोण को कंप्लीट करने के लिए हमेशा एंगल का ध्यान रखते हैं। मान लो ये दूरी L है, इसको ले लो R1, इसको ले लो R2। अब एंगल सेम होना चाहिए tan अल्फा, tan अल्फा इसको x ले लो, tan अल्फा बराबर क्या होगा R1/x या R2 बाई क्या x प्लस L। यहाँ सॉल्व करते हैं, आई बात समझ में। एंगल कंपेयर करा के फिर ये लेंथ, या तो कभी कई बार रेडियस निकलवाता है, कई बार लेंथ निकलवाता है, तो हमने इसको पुट कर लिया, निकाल लिया। रेशियो गेम है, हाँ हो जाएगा। फिर बाकी वॉल्यूम वॉल्यूम का गेम है, अब ये सब तो आना चाहिए ना। फिजिक्स तो कुछ कर ही नहीं रही, फिजिक्स तो केवल एक फॉर्मूला दे रही है, दिस बाय दिस बराबर दिस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस, तो ये रेशियो का गेम है, ठीक है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग अक्सर देखते हैं, उसमें हमने ऐसे टाइप की क्वेश्चन को देखा नहीं। अब मुझे एक बॉडी दे रखी है, मुझे एक बॉडी दे रखी है, ये x है, ये y है। इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरी पूरी बॉडी है।
ये मेरी पूरी बॉडी है, ठीक है। ये x बराबर a, फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब ये तो रैंडम स्ट्रक्चर है ना, स्फेरिकल है ना, फलाना है ना, ढिमकाना है, कुछ नहीं है। ये तो पैराबोलिक कर्व, एक डिस्क दे रखी है, प्लेट है, ये एक प्लेट है। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे करनी हो तो कैसे करें, क्या करा जाए भाई इसमें? जो पहले पढ़ा था उसका है ये, आपको एलिमेंट लिख के बताना है। इंटीग्रेट करेंगे सर, छोटा एलिमेंट काट के। कैसा, कौन सा एलिमेंट होगा? एलिमेंट ही तो बताना है। में इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, जैसे हम एरिया अंडर द ग्राफ बनाते थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये लगाना है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एम, मुझे तो ये लगाना है। मैं और नियम तो बदलूंगा ही नहीं, मैं तो इसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा ना। तो इसकी डेंसिटी सिग्मा ले लो, मैं तो इसके अलावा आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मुझे तो यही नियम पता है। और इसके हिसाब से मैं कैसे करूं बताओ? ये ट्रायंगल नहीं है ना, ये कर्व है। कैसे करें? ऐसे करो, एक्स पे जाओ, ठीक है, और क्या काटो? एक रॉड काटो। अब कर लो, हो जाएगा। इस रॉड का मास भी पता हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास भी मालूम चल जाएगा, एक्स पोजीशन भी पता चल जाएगी, इंटीग्रेट कर भी लोगे। करो, देखो जरा क्या होता है, देखे कौन करता है। लगाइए लॉजिक और बताइए। गर्मी हो रहा है। खुद करिए, मेरा चिंता मत कीजिए। सर 3a/4। देखते हैं, 0 से a सिग्मा इंटू 2x² dx, 0 से a, 2 से 2 कट गया, सब कट गया, x³/3, a³/3, एक मिनट, a के पावर 4/4 अपॉन a³/3। आंसर इज 3a/। किसको इसमें डाउट है? इसमें डाउट का बस एक ही गेम है कि ये रॉड वाला, इसका एलिमेंट नहीं, तो ऐसे केस में सिंपल रॉड को एलिमेंट ले लिया जाता है मान करके, है ना। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। लैम्डा की बजाय मैं ले लूं x0/4। कर्व की इक्वेशन है y बराबर a sin 2π/x0 टाइम्स x। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी प्लेट है, आप केवल फंक्शन लिख के छोड़ दीजिए, इंटीग्रेट नहीं भी होगा चलेगा। x से
काटनी वही रॉड है। x दूरी पे एक छोटी सी dx काटे। आप बस ये बना लीजिए, सॉल्व होता है नहीं होता वो बात की काम, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। ये लिखना आ गया तो फिर बाकी तो आगे मैं समझ में आ रहा हो क्या करना है। इसकी डेंसिटी सिग्मा ले लीजिए, यही गेम है। ये dm हो गया। अब xc x dm का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm दैट इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2a इंटू साइन 2 पाई बाई x नॉट इंटू x dx इंटू x अपॉन। अब ये इंटीग्रेशन हो गया मेहनत वाला काम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, uv का बताया था ना, uv इंटीग्रेशन ऑफ uv फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दे रखा है। इसके हिसाब से नीचे आ जाएगा सिग्मा इंटू 2a इंटू साइन, ये तो सिंपल है, ये तो x वाला है, x इंटू डी एक्स, 0 से x नॉट बाई 4 तक और 0 से x नॉट बाई 4। ये x साइन x बन रहा है, इसका हो जाएगा पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन का वो फॉर्मूला है ना पूरा, एक u v dx माइनस du बाई dx इंटू v का पूरा करके इंटीग्रेट करके निकालता है ना, पूरा एक टूल बताया था ना उस वाले फॉर्मूले से। जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, बस इसका मतलब है निकालते वक्त ये ध्यान रखिएगा। साइन फंक्शन थोड़ा जानबूझ के साइन यूज कर लिया, नहीं तो आपसे कर्व वाला ही पूछेगा, आसान वाला, वाई एक्स स्क्वायर कुछ और दे देगा, लेकिन मैंने कर्वेचर साइन का भी ले रखा है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो इंटीग्रेशन में मिलेगी, तो वो इंटीग्रेशन आपको आ ही जाएगा, मुझे मालूम है, धीरे धीरे करके। तो इसलिए ऐसा परेशान नहीं हो ना, आप फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़िएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लोगों को समझ में आएगा कैसे करें, कुछ नहीं है, यू वी का बाई पार्ट्स लेके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं मान लो अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आएगी निकालने की। सेंटर ऑफ मास तो आप निकाल लेंगे, पार्टिकल दे रखे हैं, बॉडीज दे रखी हैं, कई सारी बॉडीज दे रखी हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडीज दे रखी हैं, ठीक है। तो अगर कोई कहे मुझसे कि मुझे निकालना है तो मुझे सब तरीके पता चल गए। अब मेरे पास आता है मोशन ऑफ, एक्चुअली यही है जो उसमें है। एक क्वेश्चन और करना है, चलो तुम लोग बहुत जिद कर रहे हो तो एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, ठीक है। किसका सेंटर ऑफ मास बताओ। इसमें रॉड कैसे लेंगे, ये लेंगे रॉड, करो भाई। आज तो लग रहा है सेंटर ऑफ मास वाला स्पीड वाला शुरू करना था।
इस वाले पेपर में 1 हफ्ते का एक्सटेंशन चाहिए, हो जाएगा वैसे। अब 2 हफ्ते हैं ना अपने पास, अगला वीक, अगले का अगला वीक। Yes, sir. नहीं, ये वीक और अगला वीक बस है ना, Yes, sir. तो कम टाइम है यार। चलो बढ़ेगा, 1 हफ्ते तो बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी इस वाले चैप्टर में। इसमें रोटेशन में तो पूरा टाइम चाहिए, इसमें कोई जल्दीबाजी कर ही नहीं सकते। निकला नहीं, वाई पे होगा, एक्सेस पे है ना। बस काम खत्म। y इंटू रूट ए माइनस वाई, ए माइनस वाई को टी मान लो, टी मान लोगे तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है, सब कुछ कट फुट जाएगा, सिग्मा 2 हट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा y रूट ए माइनस वाई का इंटीग्रेशन 0 से, और नीचे आ जाएगा रूट ए माइनस वाई, नीचे वाला सिंपल है dy, ऊपर वाला मुश्किल नहीं है। ए माइनस वाई को टी मान लो तो y बराबर हो जाएगा a प्लस टी, तो ये हो जाएगा a प्लस टी डी टी भी, dy बराबर डी टी आ जाएगा, माइनस dy बराबर डी टी, तो a प्लस टी रूट टी माइनस जी टी, लिमिट बाद में पुट कर लेना टी की, अपॉन रूट टी डी टी, बस अपना पुट करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। एक टी रूट टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लो। ठीक है, शुरू कर देते हैं, बाकी कल से प्रैक्टिस करेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। VC इज इक्वल टू DRC बाई DT, तो VC इज इक्वल टू D बाई DT ऑफ M1R1 प्लस M2R2। मास तो मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि चेंज नहीं हो रहा, जब मास चेंज होगा तो उसको अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। M1V1 DR1 बाई DT, M2V2, बहुत सिंपल सा गेम है, वही पुराना जिस तरीके से चल रहे थे वही चीज रहने वाली। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, दैट इज नेट मोमेंटम, बहुत काम की चीज। देखो कितनी अच्छी बात निकल करके आई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो फॉर्मूला है ही, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, लेकिन लॉजिकली देखो तो ये मोमेंटम से रिलेट कर रहा है, नेट मोमेंटम अपॉन नेट मास। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Vx लिखूं तो क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ mi Vix अपॉन समेशन ऑफ mi, यस, टोटल मोमेंटम इन x अपॉन m नेट। किसी को डाउट? Vi समेशन ऑफ mi Viy अपॉन समेशन ऑफ mi, दैट बिकम्स py अपॉन m नेट। क्यों भाई? मोमेंटम से याद रखना है, बाकी बच्चों वाला फॉर्मूला तो सबको याद रहेगा, M1V1 प्लस M2V2। एक्स में निकालना है तो एक्स अलग कर लो, वाई में निकालना है तो वाई अलग कर लो, जेड में निकालना है जेड अलग कर लो, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से निकालने में मजा ही अलग है, क्योंकि मोमेंटम का ही गेम अब आगे आने वाला है। नेट मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व करना है तो नेट मोमेंटम इनिशियल बराबर नेट मोमेंटम फाइनल,
कब कंजर्व रहेगा? नेट फोर्स बराबर 0 होगा तो नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उसी पे बेस्ड है कोलिजन, उसी पे बेस्ड है एक्सप्लोजन, उसी पे बेस्ड है तमाम तरीके की अलग अलग छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कायदे से जुड़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम वाले से। अगर आप ध्यान दीजिए, जो स्प्रिंग वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, कहा था ना, यस सर। जब मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो तीनों एक ही स्पीड से चलेंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सब कुछ क्लियर होगा हमें क्यों हम उन चीजों को मान रहे थे। तो फिलहाल के लिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया वीसी का। वीसी को दो पार्टिकल के लिए निकालना है तो बहुत आसान है, m1 m2, वीसी बराबर क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। हमको मोस्टली यही यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलवा के काम नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम में यूज कर लेगा। तो दो के लिए हमको मोस्टली देखना पड़ेगा, एक्स में अलग वाई में अलग। तो यहाँ सारा गेम 2 डायमेंशन में भी चल सकता है, 1 डायमेंशन में भी चल सकता है। जितने लॉज हैं वो अपने नॉर्मल लॉज जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे, चाहे तो अलग अलग एक्स में अलग अलग वाई में भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि वर्टिकल में नहीं अप्लाई हो पाता लेकिन हॉरिजॉन्टल में अप्लाई होता है, हॉरिजॉन्टल में रूल फॉलो कर जाता है लेकिन वर्टिकल में रूल फॉलो नहीं करता। वर्टिकल में प्रॉब्लम क्या, वर्टिकल में वेट हमेशा एक्ट करता रहता है। जब वर्टिकल में वेट एक्ट करता रहेगा तो वेट का अपना इफेक्ट आएगा। फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम पढ़ ही रखा है हमने, F बराबर dp बाई dt। उसी का गेम यहाँ पर चलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो चेंज करना ही नहीं है, दैट इज m1 a1 प्लस m2 a2 दिस। ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला है, या हम इसको लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन 1 प्लस नेट फोर्स ऑन 2 अपॉन m1 प्लस m2, या लिख सकते हैं एफ नेट, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, एफ नेट बाय एम नेट, एक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो है ही। और नेट फोर्स बाय नेट मास। वेलोसिटी क्या होती है, नेट मोमेंटम अपॉन नेट मास। और एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन एम नेट, ये जरूर काम करेगा। अच्छा, मोशन क्या होगी, वही पुरानी dvc बाई dt बराबर ac, या मैथमेटिकली चलो ac dt का इंटीग्रेशन बराबर dv का इंटीग्रेशन, है ना, drc बाई dt बराबर vc, दैट शोज drc का इंटीग्रेशन vc dt। ये तो काइनेमेटिक्स हमने पहले पढ़ रखी है। अगर ac बराबर कांस्टेंट है तो हम लगा सकते हैं क्या, rc बराबर uct प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, vc स्क्वायर बराबर uc स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ac इंटू s या r। ऐसे vc बराबर uc प्लस act। मतलब कुल मिलाकर के जो सब पे लगा रहे थे वो सेंटर ऑफ मास पे भी लगा सकते हो। जो काइनेमेटिक्स शुरू में लगा रहे थे अब सेंटर ऑफ मास पे भी अप्लाई करके काम कर सकते हैं। बस याद क्या रखना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बाय नेट मास। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई? तो इस पे क्या निकलवा सकता है, एक तो बच्चों वाला गेम पूछेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ। मैं आपको बताऊं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब स्पेसिफिकली निकलवाने के लिए नहीं पूछेगा एक प्रॉब्लम, ये सीधे सीधे तौर पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये निकालते रहना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी। तो एक कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सबसे आसान फॉर्मूले याद रखना है। व्हाट इज वेलोसिटी, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। व्हाट इज एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। किंडर जॉय आ गया, उधर जाओ, नहीं पढ़े ही किस जन, अब निकल रहे हैं। चलो बताओ भाई, एक m है, एक 2m है और एक 3m है। इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है इसलिए ध्यान रखना है। इसकी वेलोसिटी 2v, इसकी वेलोसिटी 3। अब आपको, हाँ भाई,
सर कुछ नहीं, पेज नीचे करने के लिए कह रहा था। कोई अब कर लिया ना, पी वाई यस सर। इससे निकाल लो, एक्स वाई कंपोनेंट कंपोनेंट जो तुम्हें करना है करो भाई, बट तुम्हारा काम है रिजॉल्व कर लेने वाली कहानी है। वेलोसिटी कहाँ है, कैसे है, किधर जा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। ये तो सीधे वेक्टर वाली प्रॉब्लम है, इनमें तो कुछ करना नहीं। फोर्स निकालो, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, तो ये तो मतलब मैं इनको प्रॉब्लम्स मानता भी नहीं ना, इनमें कुछ खास करना है। ये वेक्टर की प्रॉब्लम्स, नेट मोमेंटम इन एक्स करके या एक्स वाई जेड अलग अलग करके निकालो, या वेक्टर सम तुमको जैसे करना है करो। एमवी कट कुट की जरूरत, 11/12 एमवी, एम तो कट जाएगा बेटे, एम तो नीचे से कटेगा, ऊपर भी एम कटेगा, नीचे भी कटेगा। cos 60 होता है 1/2, -2 और -9/2, -9/2 -2, -13/12। वेलोसिटी इन एक्स हो जाएगा -13/12। ऐसे वेलोसिटी इन वाई निकाल लो। क्लियर हुआ? तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे हम कल डिस्कशन करेंगे, और कुछ अब आ रहे हैं असली डोमेन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मोशन के बाद। पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन उठाऊंगा, कोलिजन। देखिए इन सब पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी वो करेंगे लास्ट में, इसके पहले कल से शुरू करेंगे कोलिजन। पहले कोलिजन करेंगे, फिर एक्सप्लोजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। पहले कोलिजन को पूरा अलग से करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हमारा रहेगा कोलिजन, फिर एक्सप्लोजन, फिर अलग अलग टाइप की बहुत सारी की, दो स्प्रिंग मास सिस्टम है इन दिस। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं इतना मानता हूँ कि आपको ये निकालना आता है, नेट मोमेंटम 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, जैसे मैंने वो वाले कराए थे वैसे मैं ये भी करा सकता हूँ। मैं हेक्सागन बना दूं, मैं कहूँ कि ये 6 पार्टिकल्स हैं, m 2m जो भी मास दे रखे हैं, सबके सब जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक सबके सब की वेलोसिटी दे रखी है। तो कुल मिला के तुमको निकालना क्या है, vx और vy। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, नेट मोमेंटम इन x अपॉन टोटल मास, नेट मोमेंटम इन y अपॉन टोटल मास। ये बस पुट करो और आंसर निकाल लो, काम बन जाएगा। गॉट इट? सब लोगों को समझ में आ गया? बाकी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।